मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसके जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो परिकल्पनाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है कि अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी परिकल्पनाएं देखने को मिलती है भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आपके सामने अपने टारगेट लेगा 30,000 सब्सक्राइबर का। इस वीडियो से 100 बच्चों के सब्सक्राइब करने का अपन टारगेट लेकर चलते हैं, तो आप भी सब्सक्राइब करो। आपका फायदा ये है कि मैं जो नया वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जाओ और जाकर खरीद सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे, आप ये जो पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं फ्री में प्राप्त कर सकते हो। तो जाओ और जाकर आपके सामने पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लो भाई। चलिए अब शुरू करते हैं अपन प्रश्न को। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं की क्या आलोचनात्मक विवेचना होती है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। भारतीय मानसून विश्व की सबसे जटिल व महत्वपूर्ण पवन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। मतलब भारतीय मानसून है वो विश्व में जो अलग अलग प्रकार की जो पवनें बहती हैं, क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार की जो आपके सामने जो पवन है वो बहती हैं, उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक है। क्या है? उनकी आपके सामने जितनी भी जो महत्वपूर्ण आपके सामने जो प्रणाली है, उसी से मानसून क्यों आता है? हवा है, अपने साथ नमी बहाकर लाती है, उससे बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होता है तब आपके सामने क्या है? वो बारिश करते हैं। तो पवनों का बहुत बड़ा, हवाओं का बहुत बड़ा योग होता है बारिश के होने में, मानसून के आने में। भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझने के लिए समय समय पर कई विद्वानों ने विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। मतलब भारतीय मानसून को अगर आप समझना चाहते हो तो इसको समझाने के लिए कई अलग अलग प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग समय पर कई अलग अलग प्रकार की परिकल्पनाएं दी हैं। इन परिकल्पना की बात करें, पहली है तापीय परिकल्पना। तापीय परिकल्पना क्या कहती है? थर्मल थ्योरी क्या कहती है? हेंडली के द्वारा दी गई। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे वहां निम्न वायु दाब बनता है। क्या होता है? तापीय थर्मल थ्योरी दी गई। कौन सी थ्योरी दी गई भाई? थर्मल थ्योरी दी गई है। किसके द्वारा? हेंडली के द्वारा। क्या कहा इन्होंने? इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने यही कहा कि जो ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है, कौन सा? जो ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है, इसके वजह से जो एशिया महाद्वीप होता है, कौन सा महाद्वीप? जो एशिया महाद्वीप है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाती है? वायु दाब बन जाता है। मतलब भाई कोई भी महाद्वीप जब गर्म हो जाएगा ना, तो गर्म हवाएं क्या होती है? आपके सामने ऊपर की तरफ उठती हैं और ठंडी हवाएं उसके पास आना चाहती हैं, ठंडी हवा वहां पर जगह लेना चाहती हैं। इसीलिए क्या? निम्न वायु दाब में क्या होता है? आपके सामने हवाएं है वो वहां पर इंटर करना चाहेंगे। जबकि हिंद महासागर उपेक्षाकृत ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि आपको पता है गर्मियों के मौसम में जमीन है पर जो धरातल होती है वो मिट्टी आसानी से गर्म हो सकती है, लेकिन पानी है वो आपके सामने ना तो आसानी से गर्म रहता ना आसानी से ठंडा होता है। तो समुद्र ठंडा रहेगा, पृथ्वी गर्म रहेगी, है ना? धरातल या मिट्टी गर्म रहेगी। तो मिट्टी जो एशिया महाद्वीप है वो गर्म रहता है। इसके वजह से क्या होता है भाई? आपके सामने वहां पर गर्म हवाएं चलती हैं, है ना? निम्न वायु दाब बन जाता है। क्यों? जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, ठंडी हवाएं वहां पर आना चाहती हैं। समझ में आ गया? उच्च वायु दाब कहां पर है? हिंद महासागर में। और निम्न वायु दाब कहां पर? आपके सामने एशिया में। परिणाम स्वरूप समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती हैं, जिसे मानसूनी पवनें भी कहा जाता है। और इसके परिणाम में क्या होता है? आपके सामने जो हवाएं हैं वो समुद्र से कहा जाती हैं? स्थल की ओर जाती हैं। कहां जाती हैं? स्थल की ओर जाती है आपके सामने, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाती है। मानसूनी पवन वो हवाएं होती हैं जो बारिश के समय बहती हैं। कौन सी हवाएं होती है आपके सामने? वो पवनें जो बारिश के समय बहती हैं, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मानसूनी पवनों के नाम से उसको जाना जाता है। आलोचना, यह सिद्धांत केवल तापीय अंतर पर आधारित है और मानसून की जटिलता को पूर्ण नहीं समझाता है। यहाँ पर सिर्फ आपके सामने क्या होता है? इसमें यह बताया गया है कि समुद्र पे उच्च दाब बनता है, पर धरातल मिट्टी पर निम्न दाब बनता है। तो हवाएं
उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। साधारण तापीय सिद्धांत है, उसी के बारे में बताया गया। मानसून की जो अलग अलग प्रकार की और जो चीजें होती हैं उसको यहाँ पर नहीं बताया गया। अगला सिद्धांत दिया गया जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जेट स्ट्रीम थ्योरी, जो फ्लोहान के द्वारा दी गई। इनके अनुसार शीत ऋतु में उष्णोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय से दक्षिण की ओर बहती है। इन्होंने क्या बताया, शीत ऋतु का जब मौसम होता है तो उष्णोष्ण की जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है, हवाओं से जो पश्चिम दिशा से जो हवा चलती है वो हिमालय के दक्षिण में बहती है। कहां बहती है? हिमालय का जो क्षेत्र है ना, हिमालय के दक्षिण में बहती है, जिससे मानसून अवरुद्ध होता है और ग्रीष्म ऋतु में जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसक जाती है। भाई पहले आपके सामने हिमालय, जैसे हिमालय का क्षेत्र है, इसका दक्षिण क्षेत्र उत्तरी पूर्व है ना, पूर्वांचल वाला क्षेत्र, अपना मणिपुर आसाम वाला क्षेत्र उधर की तरफ बहती है शीत ऋतु में, ठंड के मौसम में। और गर्मियों में उत्तर भारत, यूपी, बिहार, पंजाब इधर की तरफ बहती है। क्यों? यहाँ पर खाली मैदानी क्षेत्र है, इसलिए जो मानसूनी पवनों का प्रवेश हो जाता है। तो देखो, जो उष्णोष्ण शीत ऋतु में जो उष्णोष्ण जेट स्ट्रीम होती है, ठंडी जेट स्ट्रीम होती है, समझ में आ गई? तो वहां पर तो जा नहीं पाता है, तो आपके सामने इधर की तरफ खिसक जाता है। आलोचना, यह सिद्धांत मानसून के आगमन की व्याख्या तो करता है, परंतु अनियमितताओं की और वर्षा वितरण के बारे में स्पष्ट नहीं करता है। यह सिद्धांत ये तो बता रहा है कि मानसून आता है तो कैसे आता है, परंतु उसके अंदर आपके सामने बीच बीच में जो रुकावट देखने को मिलती है, क्यों मानसून आता ही नहीं है। दो, पहले बात तो उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी मानसून आता है, उसकी एक धारा तो इधर केरल से होते हुए आपके सामने बंगाल होते हुए जो उत्तर भारत की तरफ चला जाता है। दूसरा आपके सामने नर्मदा से होते हुए निकलता है पंजाब की तरफ, है ना। फिर मानसून लौटता भी है, फिर सर्द मौसम में भी मानसून देखने को मिलता है। तो भारत में सिर्फ एक प्रकार से मानसून नहीं आता है, कई प्रकार से मानसून देखने को मिलता है। तो उसके बारे में नहीं बताया गया, जो मानसून की जो अलग अलग प्रकार की अनियमितताएं होती है और वर्षा का जो वितरण, वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है, मतलब वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है, वर्षा का जो वितरण है उसके बारे में यह नहीं बताता है। समझ में आ गया? तो बारिश की जो वर्षा की जो अनियमितता और वर्षा का जो वितरण होता है उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करना ही करता है। ITCZ सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? ITCZ थ्योरी क्या कहती है? ITCZ थ्योरी क्या कहती है? यह सिद्धांत मानसून को उत्तर उष्ण कटिबंधीय अभिसार क्षेत्र ITCZ को उत्तरी दक्षिण गति में जोड़ता है। मतलब ये जो सिद्धांत है ITCZ थ्योरी क्या करती है, उत्तर उष्ण कटिबंधीय अभिसार क्षेत्र को उत्तर दक्षिण भाग होता है वहां पर जोड़ने का काम करता है। ग्रीष्म उत्तर ITCZ उत्तर की ओर खिसकता है और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें भारत की ओर मुड़ जाती है। मतलब ITCZ आपके सामने एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जहां पर क्या होता है, जहां पर ज्यादा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा वहां पर वर्षा की ज्यादा संभावना होती है। तो गर्मी का मौसम आता है तब ये कहां पर खिसक जाता है? उत्तरी भारत में खिसक जाता है। उत्तरी भारत है ना, पंजाब, हरियाणा, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना, इधर वाले क्षेत्र में खिसक जाता है, जिससे क्या है, जो दक्षिण गोलार्ध की पवनें वो भारत की तरफ उड़ जाती है। मैं बताता हूं आपको, एक क्या होता है, कोरिलेसिस फोर्स होता है ना, जो उत्तर दिशा में तो राइट की तरफ चलता है, दक्षिण दिशा में लेफ्ट की तरफ चलता है। समझ में आ गया? ऐसे मुड़ता है ऐसे। तो अब क्या होता है, जो ये ITC जोन होता है ना, ये क्या करता है, ये भारत है। तो यहाँ पर भारत में, उत्तर भारत में क्या गर्म मौसम रहता है, तो गर्म मौसम की वजह से जो पवनें है ना वो किधर की तरफ मुड़ जाती हैं, आपके सामने लेफ्ट साइड में मुड़ जाती हैं। तो जाने तो इनको सीधा चाहिए था, लेकिन समुद्र की हवाएं होती हैं वो आपके सामने भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। यह सिद्धांत वैश्विक वायु संचालन पर आधारित है, परंतु स्थानीय कारकों की उपेक्षा करता है। यह जो सिद्धांत है, इसमें जो ITCZ जो मॉडल है, यह पूरा इंटरनेशनल मॉडल है। इंटरनेशनल आपके सामने एटमॉस्फेयर पर आपके सामने देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो लोकल, जो स्थानीय कारक होते हैं, कौन से कारक, जो आपके सामने स्थानीय फैक्टर होते हैं, उनको ये उपेक्षा करता है, उसके बारे में ये नहीं बताता है। समझ में आ गया? तो वायु जो वैश्विक वायु जो संचालन पर आधारित है ना, वैश्विक पर है, लेकिन भारतीय जो स्थानीय कारक है उसके बारे में कम बताता है। अगले वाला सिद्धांत है अल निनो थ्योरी। प्रशांत महासागर में उत्पन्न अल निनो घटनाएं भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। प्रशांत महासागर के अंदर एक घटना होती है अल निनो। समझ में आ गया? उसके वजह से भी क्या आपके सामने वो जो भारतीय मानसून है वो प्रभावित होता है।
और सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अल नीनो जब भी आता है तब आपके सामने क्या होता है, भारत में वर्षा नहीं होती है। मतलब क्या होता है, जो ठंडी हवाएं जो ये कहां पर देखने को मिलती है, ऑस्ट्रेलिया का तट है ना, वहां पर ये घटना देखने को मिलती है। आपके सामने काफी बार क्या होता है, वहां का तापमान होता है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो तट है वो वहां से आपके सामने क्या है, गर्म धाराएं निकलती हैं और इधर की साइड से आपके सामने ठंडी धाराएं आती हैं। तो इस प्रकार से अल नीनो का निर्माण होता है और आपके सामने क्या होता है, इससे प्रशांत महासागर भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है। जो अगर ये अल नीनो का प्रभाव होता है तब कम बारिश होती है और सूखा भी देखने को मिलता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति किसी एक सिद्धांत में नहीं पाई जाती है, बल्कि तापीय गतिशीलता, जेट स्ट्रीम और महासागरीय प्रभावों का संयुक्त परिणाम है। मतलब भारतीय मानसून को आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी कारण से आ गया, बल्कि अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं। तापीय सिद्धांत, गतिशील सिद्धांत, जेट स्ट्रीम एवं महासागरीय प्रभाव, सभी के सभी प्रभावों से मिलकर क्या होता है, भारतीय मानसून का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।